थावरचंदी डामोर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। धन्यवाद संचालक महोदय। आसपास से और दूर दराज से मेरे तमाम नौजवान युवा साथी, इज्जतदार माता बहनें और साथी जनप्रतिनिधि, मेरे विधायक साथी, आप सबको मेरी ओर से जोहार। कल रात को ही अचानक सूचना मिली कि आपके यहाँ कार्यक्रम है, तो अभी भी आंखों को सलाते हुए आ रहे हैं। ये बड़ा सहयोग है कि आज उस महान इंसान का शहादत दिवस मनाने का अवसर मिला। महामानव पंटे मामा भील, जिनको मामा का दर्जा दिया जाता है, और सबसे गौरवशाली बात यह है कि उनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश है। हम लोग आज से पहले जब सामाजिक जन जागरण शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त हमारे पुरखों के बारे में ज्यादा हमको जानकारियां नहीं थी। धीरे धीरे सामाजिक जन आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि धरती पर है और आदिवासी को अधिकार मिले हुए हैं। इसके लिए कई लोगों ने शहादत दी है, कई लोग बलिदान और शहीद हुए हैं। उसमें महामानव धरती सूर्य क्रांति आंबा बिरसा मुंडा भी रहे, पंटे मामा भी रहे, भीमा नायक, ख्वाजा नायक भी रहे, उसमें गुरु गोविंद महाराज भी रहे। ऐसे लोगों की वजह से, उनके त्याग और बलिदान की वजह से उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना था। अंग्रेजों ने हजारों जुल्म हमारे ऊपर किए थे। उस वक्त समाज जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से नहीं था आगे, उस वक्त ये लोग समाज को एकत्रित करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं। उस लड़ाई के बाद में हमको संवैधानिक अधिकार मिले, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट मिला, 5वीं अनुसूची का अधिकार मिला, और उस अधिकार के बाद में हमारी जमीन सुरक्षित हुई, हमारे जंगल सुरक्षित हुए और हम लोग सुरक्षित हुए। लेकिन समय के साथ साथ में अंग्रेजी हुकूमत, राजा रजवाड़ों का राज तो चला गया, और उसके आधार पर हमारा देश आजाद होने के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ। परंतु आदिवासियों के बारे में उस समय की समस्याएं अलग थी और आज भी समस्या वैसी की वैसी रही। उस वक्त राजा रजवाड़ों और अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जाता था, तो हजारों प्रकार के टैक्स हमारे ऊपर लगाए जाते थे, और उस वक्त हमारे लोग जो तीर कमान है या पारंपरिक हथियारों से एकजुट होकर लड़ते थे। आज संवैधानिक तरीके के अंदर हम लोग किस तरीके से लड़े, ये सरकारें आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासियों की स्थिति बदल नहीं पाई। सरकारें कोई भी आई गई, लेकिन हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। कभी डैम के नाम पर हमारे आदिवासी को विस्थापित किया, कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हमारे आदिवासी को विस्थापित किया, तो कभी खनन के नाम पर आदिवासी को विस्थापित किया। और ये आपके सामने ही है कि कई बार हम देखते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी के माध्यम से पढ़ते रहते हैं, और सरकारों ने वोट बैंक के साथ में इस्तेमाल किया, हमको धीरे धीरे हाशिए की ओर धकेला। शैक्षणिक रूप से हम कमजोर हुए, आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, सामाजिक रूप से हम कमजोर हुए। फिर हमने दक्षिणी राजस्थान के अंदर इस बात को समझा कि शुरुआत में हम लोग कॉलेज के जब स्टूडेंट थे, तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस आंदोलन का हिस्सा हम सब हुए। तब हमें मालूम नहीं था कि कभी हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर की विधानसभा तक जाएंगे, और सामाजिक रूप से हम लोग एक हुए। मजबूत होने के लिए सरकारों के खिलाफ लड़ने लगे, गांव गांव में जाकर, गाड़ी गाड़ी में जाकर हमारे लोगों को बताने लगे कि लोकतंत्र के अंदर हमें ताकत मिली है, इस ताकत का सही उपयोग करें। यदि नहीं किया तो आने वाले समय में
जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आने वाले समय में जो पुरखों ने लड़कर अधिकार दिए थे वो हमसे छीने जाएंगे और आने वाले समय में आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे इलाके में 5वीं अनुसूची जो मिली हुई है संवैधानिक तरीके से धरातल पर लागू नहीं हो पाई है। उस आंदोलन के हिस्से के बाद में हम लोग समझ पाए और जगह जगह चौराहे पे हमारे पुरखों की मूर्तियां लगाने लगे। जगह जगह हमारे पुरखों की मूर्तियों के साथ साथ में हमने शुरुआत करी और हमारे अधिकारों के लिए लड़ने लगे, एकजुट हुए। ज्ञापन धरने के माध्यम से हम लोग सरकारों को चेतावनी देते रहे, परंतु हमारे भीतर समाज को आगे ले जाने की एक भावना थी, लोभ लालच और स्वार्थ नहीं था, जिसकी बदौलत संवैधानिक दायरे के में रहकर एक नियमावली बनाई और नियमावली में जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई। उस प्रणाली को सक्सेस किया और आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर हम लोग उसमें कामयाब रहे। लगातार दोनों ही राष्ट्रीय दलों को हम पछाड़ कर राजस्थान की विधानसभा वहां पर हमारे पूरा प्रदेश चलता है उसका हिस्सा बन गए। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने 3 कमान से लड़ाई लड़ी थी, अब ये लड़ाई कलम और कागज से लड़ी जा सकती है, संविधान से लड़ी जा सकती है और उसका हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा। आज कई समय हो गए लेकिन हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला तो पलायन के लिए रोज इधर से उधर चले गए। हमारे यहाँ पर आज भी आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से कमजोर हुआ हमारा इलाका, पर किसी ने हमारे पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की जहां तक बात आती है कि राजस्थान की तर्ज पर यहाँ पर एक क्रांति का आगाज होता है और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट तरीके से चलता है। मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इलाके के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो समाज के भीतर क्रांति का रूप लेकर जाते हैं कि हमें आने वाले समय में एकजुट होकर मध्य प्रदेश में भी संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि नहीं लड़ पाए तो हमारे पुरखों का जो अधूरे सपने थे, आपके यहाँ पर दिलीप सिंह भुरिया नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भी ये मांग करी थी, उनके अधूरे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 5वीं अनुसूची की मांग थी, हम लोगों ने एक और सोचा था जब मैं मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक जन जागरण और प्रचार करने आया था, मैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गया था, तो जब देखा कि आज मानदेव की जो पहाड़ी है, शहादत और बलिदान की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के चारों तरफ के जितने भी जिले पड़ते हैं आदिवासियों के, वहां पर सामाजिक रूप से हम लोग एक हैं, राजनीतिक रूप से हम एक हैं, शैक्षणिक रूप से एक है, सांस्कृतिक रूप से एक है, पूजा विधि हमारी एक है, लेकिन हमको आपस में बांटा गया। और ये हमारे पुरखों का सपना था बिल टेरिटरी बनाने का। आपने पिछले समय में विधानसभा के अंदर सुना था कि मैंने बिल प्रदेश की मांग को सरकार के बीच में भी रखा था और हमारे एक साथ वापिस एकजुट होंगे तो इन आदिवासी को जो बांटा है तो हम हमारा निर्णय करेंगे कि हमारी जमीन पे हमें क्या करना है, हमारे लोगों के हम किस तरह की शिक्षा व्यवस्था देंगे, हमें राजनीतिक रूप से किस तरह से आगे लाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा कारोबार चल रहा था, धीरे धीरे कई नकली गैंग पनपने लगी और चुनाव आता ही वो दूसरे पार्टी के साथ भीतरघात करते हैं, समाज के साथ धोखा करते हैं। जहाँ तमाम जो बैठे हुए साथी हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, इन नकली समाज सेवी से सावधान हो जाओ और आने वाले समय में हमारा भीतरघात करो, ऐसे समाज सेवी को तैयार करो कि चुनाव आते वक्त में हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि जब हमारे साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उस वक्त हम लोग सरकारों के सामने ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आपको कहना चाहूंगा, यदि 1 लाख लोगों को आप किसी जिला मुख्यालय पे इकट्ठा करोगे, उससे बेहतर एक व्यक्ति को आप राजस्थान और मध्य प्रदेश की सदन में भेजोगे, उसके बराबर आपकी आवाज पहुंचेगी। और उस व्यवस्था के लिए यहाँ पर मैंने देखा जगह जगह अलग अलग रूप से कोई राष्ट्रीय संयोजक बना पड़ा है, कोई फलाना ढिमका बना हुआ है, अपने अपने संगठन अपनी टीम बना के चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा? आदिवासी परिवार ने जाजम की व्यवस्था बनाई, उस जाजम की व्यवस्था में सब एक साथ बराबर नजर आए और आदिवासी परिवार की व्यवस्था के माध्यम से राजस्थान के अंदर चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, इस आदिवासी परिवार की व्यवस्था के माध्यम से चलते हैं। और आज इस व्यवस्था के साथ में ये व्यवस्था है कि कमल और कांग्रेस के लोगों द्वारा जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है। यहाँ पर भी आने वाले समय में चाहे कोई भी चुनाव हो,
जनप्रतिनिधि शासन प्रणाली यदि अपनाने लग गए और उसमें कामयाब हुए तो आने वाले समय में आप लोग भी सदन तक पहुंचोगे और अपने लोगों की आवाज पहुंचा पाओगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें सब मालूम है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे समाज की स्थिति क्या है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि लड़ना किस तरीके से है और लड़ाई कब लड़नी है। आज राजस्थान के अंदर डीसीसी के माध्यम से हमने जिला एकीकरण समिति बनाई हुई है, हमने बीसीसी के माध्यम से ब्लॉक एकीकरण समिति बनाई है, अब गांव की ग्राम एकीकरण समिति को तैयारी करवा रहे हैं और 3 बार मीटिंग तय होगी। क्या आप लोग करोगे या सोशल मीडिया पे ही हम सब कर लेंगे? मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आदिवासी समाज के अंदर जितने पार्टियां, जितने झंडों में बटोगे उतने ही कटोगे और जितने एकजुट होंगे उतने ही शक्तिशाली बनेंगे। हमने इतने दिन बहुत बार दूसरों के जोड़ी झंडे तोड़े, हमने बहुत बार दूसरों के पार्टी के घुर गए, लेकिन हमने अपना खुद का घर तैयार कर दिया। जब लोग ये कहते थे आदिवासी न वोट बैंक की समझ रखता है न लोकतंत्र की समझ रखता है, वही आदिवासी अब इतना कामयाब हो गया तो खुद का घर बनाया जो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आओ मिलकर एकजुट हो और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो जुल्म के खिलाफ है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ है, महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ है। हमारी लड़ाई मजदूरों को हक दिलाने की है, किसानों नौजवानों को हक दिलाने की है और इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए संवैधानिक दायरे में पहुंचेंगे। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि हमने हमारे पुरखों के माथा टेक दिया और इनकी तस्वीर पर दौड़ लगे, लेकिन इनके बारे में पढ़ा नहीं और पढ़ा तो इसके बारे में अनुसरण किया नहीं। हम मध्य प्रदेश, हम झारखंड भी गए थे, बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के नेता समय समय पर इनका माथा टेकते हैं, इनके नाम से बड़े बड़े भवन बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन इनके परिवार की हालत क्या उनको मालूम नहीं। हम झारखंड गए थे बिरसा मुंडा के परिवार में और अन्य जो क्रांतिवादी वीर थे उनके भी परिवार में गए थे, हमने उनके परिवार को बहुत दुखी देखा था। आज कई सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहूंगा कि समय के साथ में आदिवासी को आदिवासी होने का गर्व होने के साथ में अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा और हमारे को शिक्षा की ओर लौटना पड़ेगा। जागरूक होकर जितने शिक्षित बनेंगे, अधिकारों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। साथ साथ में मध्य प्रदेश की धरती पर ये कहना चाहेंगे तमाम जो नौजवान हैं, इन पुरखों से सीखना चाहिए जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानियां दी है। हमें भी एक कुर्बानियां समाज के लिए देंगे तो समाज आपको नेता भी बनाएगा और लड़ने के लिए सिखाएगा भी। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस महामानव की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, शहादत दिवस है, तो इनके विचारों को हम अपने अंदर ले, बिरसा मुंडा के विचारों को ले और ये बताएं कि मात्र 14 साल की उम्र में लड़ाई शुरू की थी समाज के लिए, 25 साल की उम्र में शहीद हो गए थे और इस उम्र में हमारे नौजवान गैंग स्टार, राइडिंग स्टार, फलाना स्टार बन रहे हैं। उनको हम कहें कि ये गैंग स्टार, राइडिंग स्टार, फलाना ढिकना छोड़ो, हमारे पुरखों ने समाज के लिए नाम किया था। आने वाले समय में हम कुछ भी ऐसा करें जिससे आने वाली पीढ़ी उनको याद रख पाए। मैं धन्यवाद कहूंगा, आगे और भी साथी हैं जो अपनी बात रख पाएंगे। धन्यवाद, जोहार।